दादी ठेला खींच कर गली गली सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक सामने आ गया आईएएस पोता। फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहाँ गोविंद नगर की शांत गलियों में एक सम्मानित मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। बूढ़े माता पिता, उनका इकलौता बेटा रोहित, बहू दीपिका और प्यारा सा पोता विवेक। परिवार के सदस्य भले ही कम थे, लेकिन उनके घर में प्यार, अपनापन और खुशियों की कभी कोई कमी नहीं थी। शिव प्रकाश जी सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। हर सुबह समय पर दफ्तर के लिए निकल जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। वही चारुलता जी पूरे मन से घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थी। दोनों ने अपने इकलौते बेटे रोहित की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से और अच्छे संस्कारों के साथ की थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा, उसे अच्छी शिक्षा दिलाई और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समय के साथ रोहित बड़ा हुआ, उसकी नौकरी लग गई और फिर बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी दीपिका से कर दी गई। कुछ समय बाद रोहित और दीपिका के घर एक प्यारे से बेटे विवेक का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। दादा दादी अपने पोते पर जान छिड़कते थे। उसे स्कूल छोड़ना, वापस लेकर आना, उसके साथ खेलना और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। इसी बीच शिव प्रकाश जी भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनके खाते में पेंशन आने लगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते विवेक भी बड़ा हो गया। वे बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार था। स्कूल और कॉलेज में उसने हमेशा अच्छे अंक हासिल किए थे। उसका सपना था कि एक दिन आईएएस अधिकारी बनकर अपने दादा दादी का नाम रोशन करे और देश की सेवा करे। जब उसने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा जताई तो शिव प्रकाश जी ने बिना एक पल सोचे अपनी सेवानिवृत्ति पर मिली अधिकांश जमा पूंजी उसकी पढ़ाई, कोचिंग और रहने खाने के खर्च के लिए लगा दी। उन्होंने हमेशा मुस्कुरा कर कहा, अगर हमारा पोता अपने सपने पूरे कर लेगा तो यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। पूरे परिवार ने भारी मन से विवेक को विदा किया और वह अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद लेकर दिल्ली चला गया। विवेक के दिल्ली जाने के बाद घर में शिव प्रकाश जी, चारुलता जी, रोहित और दीपिका ही रह गए। शुरू शुरू में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दीपिका के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शुरुआत में शिव प्रकाश जी अपनी पेंशन में से घर के खर्च के लिए जितने पैसे जरूरी होते उतने ही रोहित को दिया करते थे। बाकी पैसे वे अपनी दवाइयाँ और छोटी मोटी जरूरतों के लिए अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे दीपिका को ये बात खटकने लगी। जब भी शिव प्रकाश जी अपनी पेंशन में से कुछ पैसे अपने पास रखते, वह घर में झगड़ा करने लगती। कभी कहती घर का सारा खर्च बढ़ गया है, तो कभी ताना मारती। जब सब लोग एक ही घर में रहते हैं तो पैसे अलग क्यों रखे जाते हैं। उसकी रोज रोज की कड़वी बातें और घर का माहौल खराब करने की आदत से शिव प्रकाश जी और चारुलता जी बहुत परेशान रहने लगे। आखिरकार घर की शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक दिन अपनी पूरी पेंशन रोहित और दीपिका के हाथ में देनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि शायद इससे घर में झगड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब दीपिका हर महीने आने वाली पेंशन को अपना अधिकार समझने लगी। हालत ये हो गई कि शिव प्रकाश जी और चारुलता जी को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बेटे बहू के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। धीरे धीरे दोनों को ये एहसास होने लगा कि जिस घर को उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके बसाया था, उसी घर में अब उनका अपना कोई अधिकार नहीं रह गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और बढ़ती उम्र के साथ शिव प्रकाश जी की सेहत भी धीरे धीरे जवाब देने लगी। सबसे ज्यादा असर उनकी आंखों पे पड़ा। पहले उन्हें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती थी, लेकिन अब पास की चीजें भी साफ नजर नहीं आती थी। ये बात चारुलता जी को हर पल चिंता में डाले रहती थी। एक सुबह चारुलता जी ने प्यार से शिव प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में रखी कुर्सी पर बैठाया। फिर वे जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम निपटाने लगी। काम पूरा होने के बाद उन्होंने शिव प्रकाश जी को नाश्ता कराया और समय पर उनकी दवाइयाँ भी दे दी। शिव प्रकाश जी की आंखों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए उसी शाम जब पूरा परिवार खाना खाने बैठा तो चारुलता जी ने बेटे रोहित और बहू दीपिका से कहा, बेटा
तुम्हारे बाबूजी को अब बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि अब इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर रोहित लापरवाही से बोला, माँ, अब बाबूजी की उम्र हो गई है। इस उम्र में ऐसी परेशानियां तो लगी ही रहती हैं। ऐसे में उन पर इतना पैसा खर्च करना बेकार है। चारुलता जी समझाते हुए बोली, बेटा, इलाज का पैसा तुम्हें अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है, उसी पैसों से उनका इलाज करवा दो। रोहित ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ, अभी पेंशन आने में 10 दिन बाकी हैं। पिछले महीने का पूरा पैसा तो घर के खर्च में लग चुका है, इसलिए अभी मुझसे पैसों की उम्मीद मत करना। वैसे भी बाबूजी को अब कौन सा कहीं बाहर जाना है, घर में ही तो रहना है। बेटे की ये बात सुनकर चारुलता जी का दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे मन ही मन सोचने लगी, कैसी विडम्बना है। पेंशन हमारे नाम आती है, लेकिन अपने ही इलाज के लिए हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। उसी पल उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगले महीने से शिव प्रकाश जी की पूरी पेंशन बेटे बहू के हाथ में नहीं देंगी। यह सोचकर वह शिव प्रकाश जी के पास गई और धीरे से बोली, सुनिए, कल हम दोनों आपकी आंखों की जांच करवाने डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने रोहित से बात की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रख कर चुप नहीं बैठूंगी। तभी शिव प्रकाश जी ने उदास होकर पूछा, जब रोहित ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, तो इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चारुलता जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मेरे कानों में जो सोने के कुंडल है, उन्हें सुनार के पास बेच देंगे। उनसे जो पैसे मिलेंगे, उसी से आपकी आंखों का इलाज और ऑपरेशन करवा देंगे। गहने फिर कभी बन जाएंगे, लेकिन आपकी आंखें हमारे लिए ज्यादा कीमती हैं। अब आप आराम कीजिए, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। अगली सुबह आंखों के इलाज के लिए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर से निकलने लगे। तभी अचानक दीपिका उनके सामने आई। उसने दोनों को देखकर ताने भरे अंदाज में पूछा, वाह, सुबह सुबह कहाँ घूमने की तैयारी है? बूढ़े बुढ़िया की, जो घर का सारा काम छोड़कर निकल पड़े। लगता है बुढ़ापे में अब घर से ज्यादा बाहर घूमना अच्छा लगने लगा है। चारुलता जी ने शांत स्वर में कहा, बहू, आज बाजार में आंखों की जांच का फ्री कैंप लगा है, तुम्हारे बाबूजी को वहीं दिखाने ले जा रही हूँ। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, फिर जल्दी वापस आ जाइएगा। घर का सारा काम मेरे भरोसे मत छोड़िएगा। और हाँ, कहीं पैसे वैसे खर्च करने का मत सोचिएगा। घर का खर्च वैसे ही मुश्किल से चल रहा है। उम्र के साथ थोड़ी बहुत तो तकलीफें लगी ही रहती हैं। तुम लोग हर बात पर अस्पताल भागने लगते हो। तभी चारुलता जी बोली, ठीक है बहू, मैं जल्दी आकर घर के सारे काम निपटा दूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर दोनों घर से निकल गए और फिर सबसे पहले वे दोनों सीधे सुनार की दुकान पर पहुंचे। चारुलता जी ने अपने कानों से सोने के कुंडल उतारे और सुनार को दे दिए। कुंडल बेचने पर उन्हें 35,000 रुपए मिले। पैसे लेकर वे सीधे एक अच्छी आंखों के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने शिव प्रकाश जी की अच्छी तरह से जांच की। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इनकी एक आंख में मोतियाबिंद काफी बढ़ चुका है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं कराया गया तो देखने की क्षमता और कम हो सकती है। यह सुनकर चारुलता जी ने बिना देर किए शिव प्रकाश जी का हाथ थाम लिया और बोली, जब अपने ही हमारी परवाह नहीं करते तो हमें अपना सारा खुद बनना पड़ेगा। कुंडल चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी वापस आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। शिव प्रकाश जी ने भी हामी भर दी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। चारुलता जी बाहर बेंच पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। चारुलता जी की नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शिव प्रकाश जी को बाहर लेकर आए। उनकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा, इन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए। कुछ घंटे निगरानी में रखने के बाद शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चारुलता जी सावधानी से शिव प्रकाश जी को लेकर घर पहुंची तो बहू ने दरवाजा खोला। उन्हें देखते ही दीपिका ताने मारते हुए बोली, बाप, अब आने की फुर्सत मिली? सुबह गए थे, अब रात को याद आया कि घर भी है। चारुलता जी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे बाबूजी की जांच कराने गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंख का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, इसलिए आज ही अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवा दिया गया है। दीपिका ने बेरुखी से कहा, ठीक है, अब इन्हें कमरे में ले जाओ और हाँ, रात का खाना भी बना दो। मैं सुबह से अकेले में काम में लगी हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। अब थकने का बहाना मत बनाना मेरे सामने, समझी? अब जाओ यहाँ से।
ठीक है बहू। इतना कहकर चारुलता जी से प्रकाश जी को कमरे में ले गई। उन्होंने समय पर उनकी आंखों में दवा डाली, उन्हें आराम करने के लिए लिटाया और फिर खुद रसोई में चली आई। अस्पताल से लौटने की थकान के बावजूद उन्होंने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। खाना परोसने के बाद जब सब खाकर उठ गए तो रसोई में गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था, फिर भी उन्होंने चुपचाप सारे बर्तन धोए, रसोई साफ की और बाकी घर का काम भी निपटाया। सारा काम खत्म होते होते रात काफी हो चुकी थी। चारुलता जी इतनी थक गई थी कि उनके पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वे बिना किसी शिकायत के सिर्फ प्रकाश जी के कमरे में गई, उन्हें दवा दी और फिर खुद भी चुपचाप सो गई। अगली सुबह चारुलता जी रोज की तरह जल्दी उठ गई। उन्होंने पूरे घर की सफाई की, रसोई का काम निपटाया और सबके लिए नाश्ता तैयार किया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी थाली सजाई और फिर प्रकाश जी को नाश्ता देने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ी ताकि वे समय पर दवाई खा सकें। तभी पीछे से दीपिका की तेज आवाज आई, रुकिए, ये नाश्ते की थाली लेकर कहाँ जा रही हैं आप? चारुलता जी ने शांत स्वर में कहा, बहू, तुम्हारे बाबूजी को समय पर दवाई लेनी होती है, इसलिए पहले उन्हें नाश्ता दे दूं, फिर वे दवा खा लेंगे। इतना सुनते ही दीपिका गुस्से में चारुलता जी के हाथ से थाली छीनते हुए बोली, वाह, अभी तुम्हारा बेटा और बहू तो भूखे बैठे हैं, लेकिन उस बूढ़े को पहले नाश्ता चाहिए। मैंने थोड़ी कहा था कि उनकी आंख का ऑपरेशन करवाओ। अब जब करवा ही दिया है तो थोड़ा इंतजार करना भी सीखो। पहले हम दोनों नाश्ता करेंगे, इसके बाद जो बचेगा वही उन्हें दे देना। अब जाइए यहाँ से। दीपिका की कड़वी बातें सुनकर चारुलता जी का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहीं खड़े होकर बहू को एक तक देखते रह गई। सिर्फ प्रकाश जी बिस्तर पर लेटे हुए बाहर हो रही सारी बातें सुन रहे थे। बहू का एक एक ताना उनके दिल को चीर रहा था, लेकिन वे बेबस होकर सब कुछ चुपचाप सहते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस पेंशन से पूरे घर का खर्चा चलता था, उसी घर में आज उन्हें समय पर एक प्लेट नाश्ता भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर भी परिवार की शांति के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कमरे में पहुंचकर चारुलता जी ने देखा कि सिर्फ प्रकाश जी दवा का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद कहीं कुछ पैसे मिल जाएं। काफी तलाश करने के बाद उन्हें 10 रुपए का नोट मिला। वह तुरंत घर के बाहर की दुकान से एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट खरीद कर लाई। फिर उन्होंने से प्रकाश जी को बिस्कुट खिलाकर समय पर दवाई दी। कुछ देर तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। फिर से प्रकाश जी ने धीमी आवाज में कहा, चारुलता, अब समझ में आ गया है कि अपने ही पैसों के लिए हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर आज हमारे पास अपनी पेंशन का पैसा होता तो इलाज के लिए तुम्हें अपने सोने के कुंडल बेचने की नौबत ही नहीं आती। चारुलता जी की आंखें भर आईं। मैं बोली, अब और नहीं। हमने पूरी जिंदगी घर की खुशी के लिए सब कुछ सह लिया, लेकिन अब अपनी ही कमाई से अपना इलाज भी न करा सके, इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी? इस बार पेंशन आने के बाद हम उसका सारा पैसा रोहित और दीपिका को नहीं देंगे। जितना घर के खर्च के लिए जरूरी होगा उतना देंगे, बाकी अपने इलाज और जरूरतों के लिए अपने पास रखेंगे। सिर्फ प्रकाश जी ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। दोनों ने मन ही मन ये फैसला कर लिया। उस समय पेंशन आने में अभी 5 दिन बाकी थे। 5 दिन किसी तरह बीत गए। महीने की पहली तारीख को शिव प्रकाश जी के खाते में पेंशन आ गई। इस बार उन्होंने पहले की तरह पूरी रकम रोहित के हाथ में नहीं दी। उन्होंने केवल घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दिए और बाकी अपने पास रख लिए। जब दीपिका को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे दंदनाते हुए चारुलता जी के कमरे में आई और तेज आवाज में बोली, क्या बात है माँ जी, आपको 2 रोटी सुख चैन से मिल रही है तो हजम नहीं हो रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई पेंशन के पैसों को अपने पास रखने की? चारुलता जी ने शांत स्वर में कहा, बहू, अब तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ, जांच और इलाज का भी खर्च है, इसलिए इस बार कुछ पैसे हमने अपने पास रख लिए हैं। इतना सुनते ही दीपिका दोबारा आग बबूला होकर बोली, अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तुम लोगों की दवा नहीं कराते हैं या आप लोगों को भूखा रखते हैं? अगर आपको इस घर में रहना है तो चुपचाप वो पैसे वापस करो जो तुम लोगों ने अपने पास बचा कर रखे हैं, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। जब चारुलता जी ने पैसे देने से मना किया तो बहू ने साफ शब्दों में बोल दिया, अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस में जाकर तुम दोनों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगवा कर अंदर करवा दूंगी। शिव प्रकाश जी और चारुलता जी ने हाथ जोड़कर उसे समझाने की
बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। जब दोनों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया तो दीपिका गुस्से में रोहित के पास गई और बोली, अगर आज इन्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए अपने मैके चले जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर रोहित का विवेक जैसे खत्म हो गया। उसने एक बार भी अपने बुढ़े माँ बाप की मजबूरी या तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। वह उनके कमरे में गया और कठोर आवाज में बोला, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी होगी, नहीं तो आप दोनों अभी इसी वक्त घर छोड़ दीजिए। ये सुनकर शिव प्रकाश जी और चारुलता जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों हाथ जोड़कर बेटे से भी विनती करने लगे। वे रोते हुए कहते रहे, बेटा इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की है, हमें घर से मत निकालो। लेकिन उनकी एक भी बात न रोहित के दिल को छू सकी और न ही दीपिका को उन पर जरा भी दया आई। दोनों ने बेरहमी से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। बड़े माँ बाप दरवाजे के बाहर खड़े रोते रहे, लेकिन बेटे बहू के कानों पर जू तक नहीं रेगी। घर से निकल जाने के बाद शिव प्रकाश जी और चारुलता जी पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और अपनी पेंशन को ही अपना सहारा बनाएंगे। अगले महीने पेंशन मिलते ही उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा किराए का कमरा लिया ताकि सिर छिपाने के लिए अपनी एक छत हो। इसके बाद बची हुई पेंशन से उन्होंने एक पुराना सब्जी का ठेला खरीदा और थोड़ी सी सब्जियां लेकर अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। अब हर सुबह शिव प्रकाश जी और चारुलता जी ठेले पर ताजी सब्जियां सजाकर कानपुर की गलियों में निकल पड़ते। दोनों गली गली घूमकर सब्जियां बेचते और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से अपना गुजारा करने लगे। उम्र ढल चुकी थी, शरीर में पहले जैसी ताकत भी नहीं बची थी, फिर भी आत्मसम्मान के साथ मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने से कहीं ज्यादा बेहतर लगता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे से प्रकाश जी और चारुलता जी ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया। हर दिन की तरह एक सुबह से प्रकाश जी ताजी सब्जियां खरीदने के लिए मंडी चले गए, जबकि चारुलता जी ठेले पर सब्जियां लेकर आसपास की गलियों में बेचने के लिए निकल पड़ी। उसी समय किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विवेक कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आईएएस अधिकारी बन चुका था। नौकरी लगने के बाद वह पहली बार अपने दादा दादी और माता पिता से मिलने कानपुर लौटा था। उसके मन में सबसे पहले अपने दादा दादी से गले मिलने की खुशी थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले जैसे ही उसकी गाड़ी एक गली से गुजरी, उसकी नजर सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाए खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेले पर सब्जियां बेच रही वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी चारुलता जी थी। विवेक ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और भागता हुआ उनके पास पहुंचा। सामने अपने आईएएस अधिकारी पोते को देखकर चारुलता जी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह पहले पोते को गले लगाएं या अपनी हालत छिपाएं। तभी विवेक ने भर्राई आवाज में कहा, दादी ये सब क्या हो गया, आप इस हालत में सब्जियां क्यों बेच रही हैं और दादाजी कहाँ हैं? विवेक की बात सुनकर चारुलता जी ने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, समय बदल गया है। लेकिन विवेक अपनी दादी के चेहरे का दर्द साफ पड़ चुका था। उसने फिर पूछा, दादी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, सच सच बताइए आखिर हुआ क्या है? दादाजी कहाँ हैं? चारुलता जी कुछ पल तक चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विवेक का हाथ पकड़ लिया और रोते रोते पिछले कुछ महीनों में उनके साथ हुई हर घटना के बारे में बता दिया। कैसे दीपिका ने पेंशन के पैसों पर अपना अधिकार जमा लिया, कैसे दादाजी की आंखों के इलाज के लिए उन्हें अपने सोने के कुंडल बेचने पड़े, कैसे पेंशन के पैसे अपने पास रखने पर रोहित और दीपिका ने उनसे झगड़ा किया और आखिरकार उन्हें घर से निकाल दिया। ये सुनते ही विवेक की आंखें भी नम हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन दादा दादी ने उसकी पढ़ाई और आईएएस बनने के सपने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, आज वही लोग सड़क पर सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करने को मजबूर हो गए थे। तभी सामने से शिव प्रकाश जी मंडी से सब्जियां लेकर लौटते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उनकी नजर विवेक पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। अगले ही पल उन्होंने सब्जियों की बोरी नीचे रख दी और तेजी से अपने पोते की ओर बढ़े। विवेक भी दौड़कर उनके पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। बरसों बाद अपने दादाजी को इस हालत में देखकर विवेक फूट फूट कर रोने लगा, जबकि शिव प्रकाश जी की आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। इसके बाद विवेक अपने दादा दादी को साथ लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। घर के बाहर पहुंचकर उसने चारुलता जी और शिव प्रकाश जी से कहा, दादाजी दादी आप दोनों यहीं रुकिए, मैं पहले अंदर जाकर माँ पापा से मिलकर आता हूँ। विवेक जैसे ही घर के अंदर गया
रोहित और दीपिका उसे देखकर खुशी से झूम उठे। दोनों ने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद विवेक ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, माँ, दादाजी और दादी जी कहीं नजर नहीं आ रहे, वे कहाँ हैं? रोहित और दीपिका ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दीपिका झूठ बोलते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे दादा दादी तो कुछ दिन के लिए वृंदावन चले गए हैं, वहीं भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। अपनी माँ के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया। तभी विवेक ने बिना कुछ कहे बाहर जाकर अपने दादा दादी को अंदर बुला लिया। जैसे ही शिव प्रकाश और चारुलता जी घर के अंदर आए, उन्हें देखकर रोहित और दीपिका के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों घबरा गए और कुछ कहने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि उनके मुंह से एक शब्द भी निकलता, विवेक ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। फिर गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोला, बस अब एक शब्द भी मत बोलिएगा, मुझे सब सच पता चल चुका है। जिन दादा दादी ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पे लगा दी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और जिसके घर पर तुम आज राज कर रहे हो, आज उन्हीं को आपने घर से निकाल दिया। आप दोनों ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि रिश्तों का भी अपमान किया है। कुछ पल रुककर विवेक बोला, अगर आप दोनों मेरे दादा दादी को इस घर में सम्मान के साथ नहीं रख सकते और उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो फिर मेरा भी इस घर में रहना बेकार है। आज से मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं। मैं अपने दादा दादी को अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। अब मेरा इंतजार कभी मत करना। विवेक की बातें सुनकर रोहित और दीपिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेक का फैसला अटल था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपने दादा दादी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। रोहित और दीपिका दरवाजे पे खड़े बस उसे जाता हुआ देखते रह गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों अपनी करनी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लालच और संपत्ति के चक्कर में अपनों को दूर कर देना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और उनका साथ अनमोल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो विवेक ने अपने माँ बाप के साथ किया वह सही था या गलत? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें अगली कहानी लाने का हौसला मिले। और आप जिस शहर गांव से देख रहे हैं उसका नाम हमें जरूर लिख भेजें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।